आज के इस वीडियो में हम गयासुद्दीन बलबन की चर्चा करने वाले हैं, जिसका समय है कालखंड है 1265 से 1287 ईस्वी 1265 टू 8780। दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों में बलबन का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान की, दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया, उसे एक शक्तिशाली सुसंगठित राज्य में बदल दिया। क्योंकि बलबन सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी बलबन महत्वपूर्ण विषय हैं। इन पर प्राय निबंधात्मक प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। दो तरीके से निबंधात्मक प्रश्न बलबन पर पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न है वह यह है कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए बलबन द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। और जो दूसरा प्रश्न बनता है वह है दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट बलबन्स कंट्रीब्यूशन इन द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इन्हीं दोनों प्रश्नों की चर्चा करते हुए हम बलबन पर आने वाले अन्य छोटे 250 शब्दों के और 20 शब्दों के प्रश्नों को भी डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले बलबन का परिचय। बलबन के राजनीतिक जीवन का आरंभ 1232 में इल्तुतमिश के दास के रूप में हुआ। अपनी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर वह लगातार पदोन्नत होता रहा और अंततः इल्तुतमिश के विश्वास पात्र तुर्कान चहलगानी या दल चालिसाक का सदस्य बन गया। और नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1246 में वह प्रधानमंत्री बना और 1 साल बीच में गैप रहा जब उसे पद से हटा दिया गया, लेकिन पुनः पद पर बिठा दिया गया। तो उस 1 साल को छोड़ दें तो लगभग 20 वर्ष तक उसने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। और जब 1265 में नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो उसने सुल्तान का पद ग्रहण कर लिया। बलबन के सुल्तान बनने पर दिल्ली सल्तनत की क्या कंडीशंस थी, उस पर अगर हम बात करें तो परिस्थितियाँ दिल्ली सल्तनत संकट से घिरी हुई थी। पश्चिमोत्तर सीमांत पर मंगोलों के आक्रमण तीव्र गति से हो रहे थे और पंजाब में व्यास नदी तक मंगोल सेनाएं अपना अधिकार कर चुकी थी। अर्थात अब दिल्ली बहुत सुरक्षित नहीं थी क्योंकि पंजाब तक मंगोल आ चुके हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में भी आंतरिक परेशानियां बहुत सी। दिल्ली के आसपास के इलाकों से लुटेरे आते थे और दिल्ली को लूट कर चले जाते थे। तो दिल्ली आंतरिक रूप से भी सुरक्षित नहीं थी, बाह्य शत्रुओं से भी सुरक्षित नहीं थी। इसके अलावा साम्राज्य में स्थान स्थान पर विद्रोह हो रहे थे और जो सामंत थे, दल चालिसा के सदस्य, तुर्की सरदार, वो भी सर उठाए खड़े थे। वो उद्दंड हो चुके थे, अनुशासनहीन हो चुके थे। परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत में अराजकता का माहौल था। और इस परिस्थिति में, इस परिवेश में बलबन गद्दी पर बैठा और सभी समस्याओं को एक एक करके उसने समाप्त किया। अब हम सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने में बलबन के योगदान की चर्चा करते हैं। इस वीडियो में यही प्रश्न हम डील कर पाएंगे। अगले प्रश्न के लिए अगला वीडियो बनाया जाएगा। तो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए बलबन द्वारा कई सारे कार्य किए गए, पर सबसे बड़ी बात, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा स्थापित करने की आवश्यकता क्या थी। तो आप पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं जहाँ मैंने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की चर्चा की है। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी निर्बल साबित हुए और इस कालखंड में इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्कान चहलगानी के जो सदस्य थे वे अत्यंत शक्तिशाली और उद्दंड हो गए। वे किंग मेकर्स, नृप निर्माता की तरह एक्ट करने लगे। वो जैसे मर्जी आती सुल्तान बनाते, फिर दूसरा ग्रुप आके उसको हटा देता, वो अपनी मर्जी का सुल्तान बनाता। तो जो सामंत थे, तुर्क सरदार थे, वे अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानने लगे और सुल्तान
कि सुल्तान उनकी इच्छा पर आश्रित हो गया। तो इस तरह से जो सुल्तान के पद की स्थिति थी वो अपने प्रतिष्ठा के निम्नतम स्तर पर थी। अमीर शक्तिशाली थे और सुल्तान कमज़ोर था। बलबन स्वयं इस प्रक्रिया से गुजरा था, वो स्वयं भी दल चालिसा का सदस्य था। तो उसने तुर्की अमीरों द्वारा सुल्तानों के उठापटक को देखा था। इसलिए जब वो सुल्तान बना तो उसका सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित किया जाए, उसके साथ सुल्तान के पद के साथ भय और आदर को जोड़ दिया जाए, ताकि उस सुल्तान के आदेशों की कोई अवहेलना करने का साहस ना कर सके। तो इस पृष्ठभूमि में उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा, उसकी शक्ति को पुनर्स्थापित करने का काम प्रारंभ किया। इस हेतु जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम उसके द्वारा किया गया वह था राजत्व के बारे में अपने विचारों को विस्तार से व्याख्यायित करना। बलबन का समकालीन इतिहासकार है ज़ियाउद्दीन बर्नी, और वह अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत की विस्तार से विवेचना करता है। बलबन दिल्ली सुल्तानों में से पहला एक ऐसा सुल्तान है जो कि राजत्व के बारे में अपने विचारों को विस्तार से व्याख्यायित करता है। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है उसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली बात, बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रेरणा बलबन ने ईरान, जिसे कि फ़ारस या पर्शिया भी कहा जाता है, के शासकों, शासानी वंश के शासकों से उसने अपने राजत्व सिद्धांत को ग्रहण किया है। और बलबन अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में हमेशा ही फ़ारस के शासकों से प्रेरणा प्राप्त करता था। दूसरी बात बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में यह है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रकृति है अर्धद्वैवीय। बलबन ने सुल्तान को नियाबते खुदाई कहा। नियाबते खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसने स्वयं को ज़िल्ले अल्लाह, शेडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया कहा। इस सब के पीछे क्या आशय था? इस सब के पीछे स्पष्ट आशय यह था कि जो सुल्तान है वह अमीरों के सहयोग या प्रजा की इच्छा से सुल्तान नहीं बना है, बल्कि वह ईश्वर द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में पृथ्वी पर भेजा गया है। इसलिए वो ईश्वर की विशेष कृपा का भंडार है, और उसको सारे कार्यों का निर्देश कौन देगा? ईश्वर ही देगा, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ना तो वो जनता का प्रतिनिधि है, ना वो सामंतों का प्रतिनिधि है। अतः ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते सुल्तान स्वतः ही अमीरों, सरदारों और प्रजा से बहुत ऊंचे स्थान पर है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि अमीर सम्राट निर्माता नहीं है, किंग मेकर्स नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो ईश्वर के अलावा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अतः वह निरंकुश है। उस पर किसी भी अन्य शक्ति का, विशेष रूप से सामंतों की और तुर्क अमीरों की शक्ति का कोई अंकुश नहीं है। तो अर्धदैवीय स्वरूप और निरंकुशता बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रधान विशेषताएं हैं। अब अपने राजत्व सिद्धांत को स्पष्टतः व्याख्यायित करने के बाद वो इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए भी कई सारे काम करता है, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात तो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा की घोषणा तो उसने कर दी, लेकिन इसे वास्तव में शक्तिशाली कब बनाया जाएगा? जबकि सामंतों और तुर्क अमीरों की शक्ति पर अंकुश लगाया जाए। सबसे पहली बात तो, क्योंकि सुल्तान अब तक अमीरों और सामंतों की सैनिक शक्ति पर आश्रित होता था, उसकी खुद की सेना नहीं होती थी। इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की
जिसे दीवान ए अर्ज़ कहते थे। और अब इस विभाग के तहत सुल्तान की अपनी निजी सेना का गठन हुआ ताकि सरदारों और सामंतों पर उसकी सैनिक निर्भरता समाप्त हो और सुल्तान अपनी शक्ति का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर सामंतों के विरुद्ध भी कर सके। दूसरा, सामंत लगातार सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। इन षड्यंत्रों और सामंतों की अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए बलबन ने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान ए बरीद कहा जाता था। बरीद का अर्थ होता है गुप्तचर। बलबन के विश्वसनीय जासूस सारे साम्राज्य में फैले हुए थे और उसे प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी देते थे। इस तरह बलबन ने केंद्रीय सेना और गुप्तचरों का उपयोग करके सुल्तान के पद की निरंकुशता को स्थापित करने में पूरी तरह सफलता हासिल कर ली। ठीक है। अब जो तीसरा काम था वो ये था कि जो दल चालीसा था या तुर्काने चहलगानी था, उसके सदस्य अत्यंत उद्दंड थे और स्वयं को सम्राट निर्माता मानते आए थे, और वो थे भी। उन्होंने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को अपनी मर्जी से सुल्तान बनाया और सुल्तान के पद से हटाया, और वे लोग राजनीतिक अस्थिरता पैदा करते थे। अतः बलबन ने दल चालीसा को समाप्त करने का काम शुरू किया। बलबन ने दल चालीसा को समाप्त ही कर दिया। उसने धीरे धीरे दल चालीसा के सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों से हटाना शुरू कर दिया। जो बहुत शक्तिशाली सदस्य थे दल चालीसा के, जैसे कि शेर खान, उनकी हत्या करवा दी गई और कुछ शक्तिशाली सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, जैसे कि अवध के गवर्नर को छोटे से अपराध के लिए कोड़े लगवाए गए। इससे एक तो जनता के बीच सुल्तान की न्यायप्रियता का संदेश गया कि भाई सुल्तान बहुत न्यायप्रिय हैं और सबको न्याय के समक्ष समान मानते हैं, चाहे वो तुर्की अमीर हो चाहे आम जनता। और दूसरी तरफ सामंतों को दंडित करने से सुल्तान की प्रतिष्ठा और सुल्तान के सामने सामंतों की हीन स्थिति की पुष्टि हो गई। जनसाधारण में भी यह बात स्पष्ट हो गई कि सत्ता का वास्तविक केंद्र सुल्तान है, ना कि सामंत। इसके अलावा कई अन्य छोटे छोटे कार्य और किए गए, जिससे कि सुल्तान का पद शक्तिशाली हुआ। जैसे कि बलबन ने सुल्तान के पद के लिए उच्च वंश का होना आवश्यक माना, इसलिए उसने स्वयं को महान पौराणिक तुर्की वंश अफ्राशियाब, जैसे कि हमारे यहाँ कुरुवंश, रघुवंश जैसे पौराणिक वंश है ना, जिन पर रामायण और महाभारत लिखी गई है, वैसे ही तुर्की का एक पौराणिक राजवंश था जिसको कि अफ्राशियाब कहा जाता था। बलबन ने घोषित किया कि वह अफ्राशियाब वंश का वंशज है। न केवल सुल्तान के लिए बल्कि वो अन्य प्रशासनिक पदों के लिए भी उच्च वंश का होना उसने आवश्यक माना। बरनी बताता है कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों के वंश की जांच करवाई गई और जो भी निम्न वंश का पाया गया उसके पद से हटा दिया गया। जैसे कि अमरोहा में एक मुत्सरिफ था, मुत्सरिफ मतलब अकाउंटेंट, जिसका नाम था कमाल माहियाब। उसके वंश की जांच करवाई गई और जब वो धर्मांतरित मुसलमान माना गया, उससे पहले वो हिंदू था, फिर उस धर्मांतरण करके मुसलमान बन गया, तो जब उसे पता चला कि वह धर्मांतरित मुसलमान है तो उसे उसके पद से हटा दिया गया। इस तरह से कुलीनता को उसने सुल्तान और प्रशासनिक पदों के साथ जोड़ दिया। अगला जो उसका काम है सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, वो है कि उसने सुल्तान के समक्ष प्रोटोकॉल की स्थापना की। दिखावटी मान मर्यादा का प्रदर्शन करना उसने आवश्यक माना। जब वह सुल्तान बना तो उसके बाद उसने साधारण लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। बर्नी लिखता है कि बलबन ने दिल्ली के एक व्यापारी जिसका नाम था फ़क्र बावनी ने कई बार बलबन के समक्ष प्रार्थना पहुंचाई कि वह बलबन से मिलना चाहता है, लेकिन बलबन ने सदैव उसे इनकार किया कि वह साधारण व्यक्तियों से
नहीं मिल सकता। साधारण व्यक्तियों से मिलना सुल्तान के पद की गरिमा के विरुद्ध है। इसके अलावा प्रोटोकॉल की पालना करते हुए वह हमेशा दरबार में पूरी तरह से राजसी उपकरणों से सुसज्जित होकर जाता था। यहाँ तक कि उसके सेवकों ने भी उसे कभी शाही पोशाक के बिना नहीं देखा। और बलबन ने अपने लिए शक्तिशाली दिखने वाले अंगरक्षकों को तैनात किया, जिससे कि जो कि हमेशा नंगी तलवारें लिए उसके साथ चलते थे, उसके आसपास खड़े रहते थे, ताकि जनता में सुल्तान के लिए अमीरों में सुल्तान के लिए दरबारियों के बीच सुल्तान के पद का आतंक कायम हो। इसके अलावा जो अगला काम था वो ये था कि उसने कई सारी दरबारी परंपराओं जो कि ईरान में फॉलो की जाती थी उनका अनुसरण किया। उसने ईरानी शासकों की तरह अपने दरबार में नौरोज़ का त्यौहार मनाना प्रारंभ किया और सुल्तान का अभिवादन करने के लिए, सुल्तान को विश करने के लिए सजदा और पैबोस की प्रथाओं को प्रारंभ किया। सजदा का अर्थ होता है बैठकर सुल्तान, जब आप सुल्तान से मिलें तो आपको बैठकर दंडवत करना होगा, सजदा करना, और पैबोस मतलब सुल्तान के पैर चूमना। ये सब जो प्रोटोकॉल्स थे वे सुल्तान को सर्वोच्च मानने का उपक्रम थे। इसके अलावा बलबन ने न्यायप्रियता को सुल्तान के पद के साथ जोड़ा और न्याय के मामले में आम जनता और उच्च अधिकारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। कई बड़े बड़े अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से उसने दंडित किया, कोड़े लगवाए, जैसे कि बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक और अवध के गवर्नर हैबत खां को भी साधारण जनता पर अन्याय करने के लिए सार्वजनिक रूप से 20-20 कोड़े लगवाए गए। इससे अमीरों की जो स्थिति थी वो जनता के समक्ष स्पष्ट हो गई कि सुल्तान के सामने अमीर कुछ भी नहीं है। एक और जो काम किया उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वो ये था कि उसने खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार किया और स्वयं को खलीफा का नायब कहा। अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया और खुतबे में भी खलीफा का नाम उल्लेखित कराया गया। इन सब कामों के द्वारा बलबन ने सुल्तान के पद को बहुत प्रतिष्ठित कर दिया आम जनता के बीच में। और एक बार देखें, मोटे तौर पर जो ये सारे काम हैं वो बड़े नाटकीय से लगते हैं, ड्रामेटिक, कि भाई उसके साथ शक्तिशाली तगड़े हबशी अंगरक्षक चलेंगे नंगी तलवारें लेकर, और वो बिल्कुल मुस्कुराएगा भी नहीं, दरबार में वो मुस्कुराता भी नहीं था। ये सब चीज़ें बड़ी नाटकी लगती हैं, किंतु बलबन ने इन्हीं के द्वारा सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनः स्थापित करने में पूरी तरह से सफलता हासिल की। बर्नी लिखता है कि बलबन द्वारा सुल्तान के पद को इतना प्रतिष्ठित और शक्तिशाली बना दिया कि ऐसा सुल्तान के पद को लेकर ऐसा आतंक उत्पन्न हो गया कि अब बड़े से बड़े अमीर भी उसके आदेशों का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब राजनीतिक स्थिरता सल्तनत में कायम हुई। इस वीडियो में को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन के योगदान की हम विवेचना करेंगे। इस प्रश्न को डिस्कस करते हुए मैंने कई सारे छोटे छोटे MCQs आपके साथ डिस्कस किए हैं, जैसे कि बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं, क्या बताया था मैंने, दीवाने अर्ज़। इसी तरह से बलबन ने केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं, दीवाने बरीद। बरीद का मतलब होता है जासूस। और बलबन ने नौरोज़ नामक ईरानी त्यौहार मनाना शुरू किया। सजदा और पैबोस की दरबारी परंपराएं प्रारंभ की। सजदा और पैबोस दोनों का अर्थ मैंने आपको बताया है। उसने अर्धदैवीय राजतंत्र राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या की।
निरंकुश राजत्व को निरंकुश बताया। वो स्वयं को अफरासियाब वंश का वंशज घोषित करता है। तो ये MCQs हैं जो कि सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लें, नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन के योगदान पर बात करेंगे। थैंक यू।